दोस्तों नमस्कार। आप सबका पुनः एक बार स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों पिछले कई दिनों से आपकी एक भारी डिमांड थी, बहुत भारी आप मांग कर रहे थे महिला और बाल अपराध के टॉपिक को लेकर। तो दोस्तों मैंने आपको कहा था कि मैं महिला और बाल अपराध को लेकर आपके लिए एक अच्छा प्रयास करूंगा। तो दोस्तों मैं आज हमारे अजीज मित्र सुनील जी ढाका, जो पिछले कई वर्षों से सरकारी सेवाओं में हैं और इन्होंने लगभग दोस्तों 6 साल तक पुलिस सेवाएं दी है एसआई पद पर। और दोस्तों हम जानना चाहेंगे कि आज तक कभी भी राजस्थान पुलिस एग्जाम के अंदर महिला व बाल अपराध टॉपिक को नहीं जोड़ा गया। तो अब ऐसी क्या नौबत आई, अब ऐसा क्या कारण हुआ कि महिला व बाल अपराध के टॉपिक को जोड़ा गया। दोस्तों पिछले यदि हम बात करें 1992 से लगातार राजस्थान पुलिस के एग्जाम होते आ रहे हैं और इस बार पहला ऐसा चांस है कि महिला व बाल अपराध टॉपिक को जोड़ा गया। तो दोस्तों जैसा कि अभी आपको मैंने बताया, सुनील जी ढाका जो पिछले अपने स्तर में ये सेवाएं दे चुके हैं और खुद अपना परिचय देंगे। तो सुनील जी आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। धन्यवाद। जैसा अभी शर्मा जी ने बताया, मैंने 2007 में लॉ किया, उसके बाद 2010 में सब इंस्पेक्टर के पद पे मेरा चयन हुआ। लगभग 5.5 साल तक पुलिस में सेवाएं दी और वर्तमान में विकास अधिकारी के पद पे पंचायत समिति फतेहपुर में पदस्थापित हूँ। अब आपका जो दूसरा प्रश्न था कि इतने साल हो गए, लगभग 28 साल हो गए, 22 एग्जाम हो गए, तो ये विषय अब क्यों जोड़ा गया। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि महिला और बाल अपराध कि जो अपराध जो होते हैं उनका जो डेटा हमारा कलेक्शन का काम है वो एनसीआरबी करता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। आप पिछले सालों के आंकड़े उठा के देखेंगे तो हर साल भारत में लाखों की संख्या में ये अपराध हो रहे हैं और दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो राजस्थान सरकार ने सोचा कि हमारा पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है जिसमें लगभग 17 लाख फॉर्म भरे गए हैं, तो क्यों न इसके पाठ्यक्रम में ये विषय जोड़ा जाए ताकि राजस्थान के 17 लाख युवाओं तक ये बात पहुँचे कि ये बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत ही गंभीर अपराध है, ताकि हमारी युवा पीढ़ी का भटकाव नहीं हो, उनको कानून की जानकारी मिले और वो अपने समाज में आसपास सभी लोगों को जागरूक करें कि ये अपराध है, ये बहुत गंभीर अपराध है। तो मुख्य उद्देश्य यही था कि जागरूकता हो और ये अपराध है इसमें कमी आए। तो सर ने आप सबको भी बताया, एक विस्तृत जानकारी बताई कि महिला व बाल अपराध टॉपिक को क्यों लागू किया गया। आज की युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत ही शानदार एक मैसेज है ये। तो सर जैसा कि अभी आपने बताया कि ये बाल अपराध टॉपिक जोड़ा गया बालकों को जागरूक करने के लिए, सर ने एक अच्छी बात बताई कि अभी 5500 पदों पर वैकेंसी आई हुई है और 17 लाख हमारे राजस्थान में फार्म भरे हुए हैं। तो सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई। तो हम ये जानना चाहेंगे कि यदि इस टॉपिक पे इतना बड़ा टॉपिक बताया, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में इसमें लगभग 10 प्रश्नों का इसमें बताया गया, 10 प्रश्न आएंगे, तो इस पे किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। तो बताइए सर किस तरह के प्रश्न बनेंगे। सामान्यतः जो हमारा लॉ सब्जेक्ट है जिसे हम कानून कहते हैं, विधि कहते हैं, सामान्यतः 2 प्रकार के प्रश्न मुख्यतः बनते हैं। पहला क्वेश्चन जो सबको पता है, आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फैक्ट तथ्य में सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये अपराध है, ये भारतीय दंड संहिता की किस धारा में परिभाषित है, इस अपराध के लिए न्यूनतम कितने दंड का प्रावधान है, अधिकतम कितने दंड का प्रावधान है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपको बाकायदा याद होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एसिड अटैक का पूछा जाता है कि तेजाब से अगर कोई व्यक्ति हमला करता है तो उसके लिए न्यूनतम कितना कारावास है, तो आपको पता होना चाहिए न्यूनतम 10 वर्ष का कारावास है। तो आपको ऑप्शन देखना है और 10 वर्ष टिक करना है। एक तरह का सिंपल क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो होता है कॉन्सेप्ट बेस पे, जो लगभग प्रत्येक एग्जाम में 2, 4, 5 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस पे पूछे जाते हैं। तो किसी अपराध की कोई परिभाषा है, मान लो फॉर एग्जांपल 354 ABCD की बात करते हैं अपने, कोई व्यक्ति किसी महिला का पीछा करता है या उससे मोबाइल नंबर मांगने का प्रयास करता है, वो मना करती है फिर भी वो मोबाइल नंबर मांग रहा है, तो इस तरह का आपको एक उदाहरण दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि भारतीय दंड संहिता में ये जो अपराध है ये कौन सी धारा में परिभाषित किया हुआ है या उसने कौन सा अपराध कारित किया है। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहली बार सिलेबस में जोड़ा गया है तो प्रयास यही रहेगा कि थोड़े विविध प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएं, फैक्ट भी हों उसमें और कॉन्सेप्ट भी हों, क्योंकि मंशा यही है
कि सभी को कानून की जानकारी हो। तो सर ने इस प्रश्न का भी बहुत ही गहराई से जवाब दिया। मेरी एक पर्सनल इसमें विचारधारा है कि ये टॉपिक महिला व बाल अपराध जिस प्रकार राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में जोड़ा गया है, सिर्फ आज की युवा पीढ़ी को जागरूक करने के लिए इस तरह इस टॉपिक को, मेरे ख्याल से, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि इसको आगे भी अन्य एग्जाम में भी इसको जोड़ा जाए। सर मैं आपसे एक प्रश्न फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा कि ये कानून लो अपने आप में एक बहुत विस्तृत विषय है, बहुत बड़ा विषय है सर। अपने आप में कानून एक स्पेशल विषय बनता है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में किस तरह के प्रश्न आने चाहिए, फिर से मैं एक बार आग्रह करूंगा, आपने इसी बात का जवाब दिया, फिर से एक बार आग्रह करूंगा कि इस पद पर किस तरह के प्रश्न आने चाहिए। और अभी कम समय है और बहुत बड़ा सिलेबस है, और अभी जो युवा लोग तैयारी कर रहे हैं, हमारे विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं, उन्हें किस प्रकार के टॉपिक पे थोड़ा अमल करना चाहिए, किस तरह के टॉपिक पर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, सर ये भी आप बताइए। बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ, क्योंकि कानून अपने आप में एक बहुत ही विशाल विषय है। और जैसा कि इस सिलेबस का आप टॉपिक देखेंगे, टॉपिक का नाम है महिला एवं बाल अपराध। तो केवल और केवल महिलाओं और बालकों से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं, सबसे पहले बात करेंगे भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता 1860। तो भारतीय दंड संहिता 1860 अपने आप में एक बहुत बड़ी किताब है, 511 उसमें धाराएं हैं, काफ़ी उसमें संशोधन भी हुए हैं। लेकिन अपने को केवल और केवल उसमें महिलाओं और बालकों से संबंधित जो प्रावधान हैं उन्हीं को पढ़ना है। जैसे आप बात करेंगे आईपीसी 326A, 326B, 354, 375, 376, यानी पूरी आईपीसी की बात करेंगे तो लगभग मुश्किल से 20 से 30 धाराएं ऐसी होगी जो आपको पढ़नी है। दूसरा, कुछ विशेष अधिनियम भी होते हैं, जैसे घरेलू हिंसा से संरक्षण का अधिनियम अपना 2005 का है। इससे डायरेक्ट जो भी विशेष अधिनियम बालकों के लिए पॉक्सो एक्ट बना है, जो विशेष अधिनियम है उनमें से भी सिलेक्टेड भी क्या अपराध है और उसके लिए क्या दंड है। तो बिल्कुल अपने सिलेक्टेड उसको लेके चलना है, क्योंकि पूरा न तो पढ़ने का समय है और न आप पढ़ पाएंगे न आप समझ पाएंगे। तो बिल्कुल एक सटीक रणनीति के साथ महिलाओं और बालकों से संबंधित जो प्रावधान है उन्हीं पे अपने को फोकस करना है। सर जैसा कि आपने भी एक बीच में एक सवाल कहा कि पॉक्सो एक्ट है, सर ये चर्चा का विषय रहा है काफ़ी लंबे समय से, मैं पिछले 2-3 साल से देख रहा हूँ पॉक्सो एक्ट काफ़ी चर्चा का विषय रहा है। तो सर से मैं आपसे आग्रह करूँगा कि थोड़ा सा अपने बालकों को, विद्यार्थियों को, दर्शकों को पॉक्सो एक्ट के बारे में थोड़ा सा आप बताएं, सर क्या है ये। बिल्कुल, इसमें जो अपने यूएनओ है या यूनिसेफ है, उनकी जब हम रिपोर्ट्स पढ़ते हैं तो प्रतिवर्ष बालकों के प्रति भी अपराध बढ़ते जा रहे हैं। बालक बिल्कुल अबोध होता है, वो उसके बारे में जानता भी नहीं है कि उसके विरुद्ध इस तरह का अपराध कारित हो रहा है। तो उसकी गंभीरता को बढ़ाने के लिए और जो प्रोसेस है, जो अपना ट्रायल है, इन्वेस्टिगेशन है, वो बिल्कुल फास्ट हो और बिल्कुल त्वरित निस्तारण हो और जल्दी से जल्दी उसको अभियुक्त को सज़ा मिले, इसलिए हम इसको स्पेशल एक एक्ट को लेके आए। तो उसमें जो हमारी भारतीय दंड संहिता में जो प्रावधान है उसी के कोड उसमें अपने इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उसमें समय सीमित कर दिया गया, ट्रायल में समय लिमिटेड कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट राजस्थान में बनाई गई पॉक्सो के लिए, ताकि उसमें शीघ्र न्याय हो। राजस्थान में जहाँ तक मेरे ध्यान में आ रहा है, झुंझुनू में एक मामला हुआ था जिसमें मात्र 7 दिन में इन्वेस्टिगेशन हुआ और 1 महीने के अंदर अंदर उसको सजा होकर अभियुक्त को जेल भेजा गया। तो इसका मकसद यही है कि जल्दी से जल्दी एक समाज में संदेश पहुंचे कि जो बालक हैं, जो बहुत ही कमज़ोर प्रकृति के होते हैं, तो उनके प्रति आप अपराध करेंगे तो आपको अधिकतम दंड मिलेगा। यही उसका मेन उद्देश्य है। सर एक मेरा एक पर सवाल आपसे और रहेगा। सर आपने उदयपुर में 6 साल तक आपने एसआई के पद पे सेवाएं दी है, तो सर आपने एसआई के पद पे सेवाएं दी तो आपने भी इस प्रकार के मामले देखे होंगे सर, और आपने भी इनका सामना किया होगा। तो आपके ख्याल से इस प्रकार के मामलों को रोकने के लिए हमें और आज की युवा पीढ़ी को किस प्रकार के प्रयास करने चाहिए सर, ये भी एक राय आप दे दीजिए। बिल्कुल, जो अभी मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, कानून ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, कानून बना हुआ है। दूसरी बात आती है जागरूकता की, जो जनता है वो उसमें सहयोग करे और उसमें जागरूकता बढ़े। तो ये जोड़ने का उद्देश्य भी ये था। 17 लाख जो बच्चे हैं, जो हमारे युवा हैं, वो पढ़ेंगे और सिंपल सा है कि अगर 4-5 भी उसके फ्रेंड सर्किल में हैं तो ये संख्या करोड़ों में पहुँच जाएगी। तो उनको इस गंभीरता का एहसास होगा और जो नादानी में वो गलतियाँ कर रहे हैं
उन गलतियों से वो बचेंगे। तो मेन तो इसमें यही है कि हम अपने बच्चों को एजुकेशन दें, उनको बताएं कि क्या गलत है क्या सही है, डू और डू नॉट के बारे में बताएं, और उनको बिल्कुल हम आश्वस्त रखें, उनसे बात करें, ताकि इस तरह की कोई घटना उनके साथ हो या कोई प्रयास करे तो वो उसको हमारे साथ शेयर कर पाए। यही सरकार की मंशा है, यही इस अधिनियम की मंशा है, यही इसका पूरा उद्देश्य है। तो सर, सर्वप्रथम अभी तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने ड्यूटी पर रहते हुए और अपने व्यवस्थान जीवन में से आपने हमारे लिए, आपके अपने दर्शकों के लिए और इस समाज के लिए आपने समय निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत आभार। और सर, आज का फाइनल प्रश्न आपसे ये रहेगा कि आज अपने दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हालांकि मिलता जुलता प्रश्न है, पहले चर्चा कर चुके हो आप, फिर भी मैं आपसे अंतिम रूप से चाहूँगा कि आप अंतिम कड़ी में क्या अपने दर्शकों को, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है, कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं है जो प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के लिए आपको सही मार्गदर्शन मिलना चाहिए। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपको दोनों स्तर पे करना है। तैयारी के दौरान भी आपको समय का प्रबंधन देखना है, अधिकतम से अधिकतम टेस्ट सीरीज आपको सॉल्व करनी है ताकि आपका समय प्रबंधन बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। और बिल्कुल तैयारी के पश्चात जब आप एग्ज़ाम में जाएं तो बिल्कुल आप कॉन्फिडेंस के साथ जाएं, और जो आपने टाइम मैनेजमेंट पहले किया है उसी टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आप अपना पेपर भी अटैम्प्ट करें, क्योंकि पेपर अटैम्प्ट करना भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है और एक अपने आप में कला है। आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आप सामान्य जो कैंडिडेट हैं उनसे 2 या 3 प्रश्न प्लस हो जाएंगे। और आजकल का जो मेरिट का हमारा जो सिस्टम है, 1-2 अंक से काफ़ी वेरिएशन आता है। तो बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर प्लानिंग बना के टाइम मैनेजमेंट करते हुए तैयारी करें, उसको फाइनल जब आप पेपर दें तो उसको एग्जीक्यूट करें और निश्चित रूप से आपको सफलता की प्राप्ति होगी। और मैं समय समय पे जब भी मुझे समय मिलेगा निःशुल्क मार्गदर्शन के लिए मैं उपस्थित हो जाऊंगा। इस सब्जेक्ट से संबंधित जितने भी संभावित प्रश्न रहेंगे प्रयास करूंगा कि उनकी PDF में आपको उपलब्ध करा दूं ताकि आपको उसका फ़ायदा हो। आपने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, धन्यवाद हम आपका करना चाहेंगे। आपने पद पे रहते हुए निःशुल्क सेवाओं के लिए आपने हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए आपने सोचा, तो आपका सर दिल की गहराइयों से, दिल से आपका बहुत बहुत आभार। तो दोस्तों, इसी तरह से मैं आपके लिए समय समय पर आपके लिए अभिप्रेरित करने वाली भावनाएं, अभिप्रेरित तथ्य आपके सामने लाता रहूँगा। और आप सबने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।